Hello everyone and welcome to edancle.com. My name is Jagat Chaudhary, subject matter expert in mathematics and having teaching experience for more than 8 years. तो ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्रिएट की गई है। इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और साथ के साथ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कितना सीख पाए और आप कितना तैयार हैं। अगर आपको कोई मन में डाउट आता है तो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं आज के सेशन की तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चंस पर। बेसिकली हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इस सेशन में। लॉगरिथम आ गया, उसके बाद हमारा आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, पोलिनोमियल इक्वेशन हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ, वो सब। उसके बाद लास्ट में हमारा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पोर्शन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो अलजेब्रा में से आपके यहां पर से इन 4 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 से 3 मार्क्स का ये आपका आता है। काफी इंपॉर्टेंट, इतना तो आता ही आता है, राइट। डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम में से यहां पर इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप वैल्यू पुट करें, आंसर मिल जाता है। वहीं थ्योरी ऑफ इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़े सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं इसको बहुत हाई तो नहीं कहूंगा, बट मीडियम लेवल का जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको क्या क्या चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए, वैसे तो आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आपको कोई जेड दिया हुआ है जिसको आप क्या लिखते हो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b लिखते हो। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पर a आपका रियल पार्ट कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, b आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और i क्या होता है जी, i आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, आयोटा जिसे आप कहते हो। पोलर फॉर्म, अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पोलर फॉर्म चाहिए भाई, कैसे करेंगे, तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी ना, वहीं से आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड वैल्यू r जिसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और एक होता है आपके पास एम्पलीट्यूड, थीटा पता होना चाहिए। वो क्या होता है आपका tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। जहां पर ये भी एक बात ध्यान रखें कि ये जो आपका थीटा होता है एम्पलीट्यूड, वो -180 से +180 के बीच में ही रखें आप, ओके। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसके बाद हम बना पाएंगे, तो मैं पहले आपको पोलर फॉर्म लिख के दिखा देता हूं, जो क्या होती है, z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वैल्यू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है आपकी पोलर फॉर्म। क्वेश्चंस को आसान बनाती हैं ये फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा होती है। जो आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये इसका आप एक्सपेंशन करेंगे तो आप पाएंगे ये e की पावर आयोटा थीटा से बनता है। तो बिल्कुल वहीं से है, पोलर से आपका मैंने एक्सपोनेंशियल बना दिया। फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इसकी प्रॉपर्टीज की। देखो भाई, प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल नकार नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अगर आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आपको 3 वैल्यूज मिल रही होती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, पर आपको 2 प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेनी है। क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये 2 प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप जीत गए जी, राइट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अपने आप। देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 150 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 150। भाई देखो, 1 प्लस आयोटा की पावर 150 को बाइनोमियल से सॉल्व करने बैठोगे तो पेपर में एक यही क्वेश्चन होएगा, अगर इसको पूरा सॉल्व करने लग गए तो। इतना टाइम नहीं है ना, बाकी क्वेश्चन भी करने। तो देखा जाए तो इसको हमें किसी ना किसी आसान फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी अंदर दिए हुए थे अंदर, लेकिन मैं इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हो 1 प्लस आयोटा की मैग्नीट्यूड वैल्यू √2 दिख रही है जी, बिल्कुल। और एम्पलीट्यूड वैल्यू 45, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 10 में करोगे तो 1 π/4 हो गई। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा की पावर 150 में भी, अंदर वाले की बात कर रहा हूं मैं, 1 माइनस आयोटा को मैग्नीट्यूड देखो तो इसका भी √2, एम्पलीट्यूड देखोगे तो -45 माइनस π/4। पीछे लिखा था ना फॉर्मूला, इमेजिनरी अपॉन रियल tan इनवर्स, वही है। तो क्या कर सकता हूं मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, इसको 1 प्लस आयोटा की जगह में लिख सकता हूं √2 टाइम्स e की पावर कितना, आयोटा π/4 और ओवरऑल की पावर 150।
फिर है प्लस बीच में। अब 1 माइनस आयोटा कितना होता है जी, √2 e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 और टोटल की पावर 150। भाई सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, ऐसा ही क्वेश्चन IIT जेई में भी पूछा जा चुका है। चलिए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 75, 150 का आधा कर दिया, e की पावर आयोटा 75 पाई बाय 2 प्लस 2 की पावर 75 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 75 पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल से वापस से पोलर फॉर्म में लिखने वाला हूं, तो क्या बनेगा देखें जरा। 2 की पावर 75 आपने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखा था, तो ये कितना बन गया, cos 75 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 75 पाई बाय 2 प्लस ये वाला बीच में माइनस आ जाएगा जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं, cos 75 पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन 75 पाई बाय 2 हो गया जी आपका, उड़ा दो, ये से उड़ गया कचैक। cos 75 पाई बाय 2, cos 90, cos 270, cos के अंदर जब भी कोई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है वैल्यू जीरो रहती है। cos के अंदर अगर 2n + 1 पाई बाय 2 लिखा हुआ है ना भाई, तो वैल्यू हमेशा जीरो होती है। यहां पर भी तो ऑड नंबर है 75, वैल्यू क्या हो गई जीरो, ये वैल्यू क्या हो गई जीरो, 2 की पावर 75 इंटू जीरो, थोड़ा बड़ा वाला जीरो तो, लेकिन जीरो तो जीरो ही है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है x³ - 1 = 0 का अगर एक रूट 1 है तो बताओ बाकी के दो क्या होंगे। जैम 2018 का क्वेश्चन है ना, कितना आसान है, देखो मैंने कहा था आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसके। आपके पास इक्वेशन दी है x³ - 1 = 0, आपको इसको सॉल्व करके तीनों रूट्स निकालने हैं। a³ - b³ लगा दो, मुंह फाड़ के लगा दो भाई, x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, a³ - b³ की प्रॉपर्टी a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। एक रूट तो यहां से मिला x = 1 ये वाले से, और दो यहां से मिलेंगे इसकी वजह से भी। क्या है इसकी वजह से दो रूट्स, वही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्या है इसके रूट्स, भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक मेथड से डिस्क्रिमिनेंट वाले लगा दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो x = -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -3 आ रहा है, अपॉन में 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, तो x की वैल्यू -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। देखो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों से मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 प्लस आयोटा बड़ा है 8 माइनस आयोटा से, क्या सच है ये। 6 प्लस आयोटा बड़ा है 4 माइनस आयोटा से, ये सच है, या 3 आयोटा ग्रेटर देन है 2 आयोटा से, कौन सा सच है जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्यों, इमेजिनरी नंबर्स में आप कंपैरिजन नहीं करते, ग्रेटर लेस ये मीनिंगलेस है। इन केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स इट इज मीनिंगलेस टू टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी, आप नहीं लगाते। कोई नहीं कह सकता कि आयोटा बड़ा है 2 आयोटा से या छोटा है 2 आयोटा से या क्या है, आप इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। आप इनके मैग्नीट्यूड की तो जरूर बात कर सकते हो कि कौन सा छोटा बड़ा है, क्योंकि वो तो लेंथ है, बट इमेजिनरी नंबर्स नहीं। तो आयोटा को 2 आयोटा से कभी नहीं रिलेट करना, ध्यान रखना ये बात। तो ये काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है, अगर ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बताओ वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 की। जैसा कि आप जानते हो, अभी मैंने पीछे बोला था दो प्रॉपर्टी का खास ख्याल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होना और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होना, बस ये दो याद रखो, कोई नहीं रोक रहा। क्या मिला भाई, 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, समझ आ गया होगा आपको। मैंने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दी यहां, ओके। टोटल की पावर है 7, मिला -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। भाई माइनस तो माइनस ही रहता है और पावर पर, -2 की पावर 7 128 होता है, ओमेगा की पावर 14 हो गई, ओमेगा स्क्वायर इंटू 7 करेंगे तो 14 हो जाएगी। कितना बन गया, ओमेगा क्यूब अगर आपका 1 है तो ओमेगा की पावर 12 भी आपका 1 है, फोर्थ पावर लेने पर दोनों साइड। ओमेगा की हर क्यूब के बाद की पावर की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आप आयोटा में भी ये चीजें करते आए होंगे, पता है ना, आयोटा की पावर 4 1 होता है, पावर 4 से ज्यादा जाते ही आप उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो -128 ओमेगा स्क्वायर इसका सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉगरिदम के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
देखो log a बेस b इक्वल टू सी, आप सबसे बेसिक डेफिनेशन हमेशा याद रखें, है ना, a आलू b भालू c कालू, है ना, a फॉर आलू b फॉर भालू c फॉर कालू है अगर, तो log में आलू भालू कालू होने पर आप ऐसे याद रखें कि आलू की वैल्यू भालू की पावर कालू है ना, a की वैल्यू b की पावर c होती है। ये log की डेफिनेशन है, और जहां पर हमारे a और b दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों a और b पॉजिटिव होते हैं, और साथ के साथ बेस की वैल्यू 1 नहीं होती, वरना गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये मत कर देना। अगर a और b में से नेगेटिव ले लिए ना कोई से भी तो इमेजिनरी आंसर आ जाएगा, रियल पर बात कर रहे हो तो इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज आप जानते हो, अगर लॉग में चीजें ऐड हो रही हैं तो मल्टीप्लाई आ जाता है उनके आर्गुमेंट में, और डिवीजन सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो डिवीजन आ जाता है। तो log a प्लस बी माइनस सी जो करके लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखूंगा log a इंटू बी अपॉन सी। log 1 हमेशा 0 है ना, log a बेस a ऊपर जो है वही नीचे बेस में है, आंसर हमेशा 1। log a की पावर m सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान प्रॉपर्टी, m जो है वो कूद के बाहर आ जाता है ना, पावर में जो होता है वो कूद के बाहर आ जाता है log के, तो m log a। यहां क्या है, a की पावर log b बेस a, जब ये बेस और log का बेस सेम होता है तो ओवरऑल आंसर सिर्फ आपका ये b बचता है, ये याद रखें, ठीक है जी, आपके पास ओवरऑल सिर्फ ये b बचने वाला है। अच्छा, फिर है log a बेस b, एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, अगर ये जरूरत पड़े तो हम इसे अप्लाई करेंगे, जो कहती है कि log a बेस b की वैल्यू log a अपॉन log b के बराबर होगी, राइट। चलिए इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखें और इन पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो जी, यहां पर हमारे पास वैल्यू ऑफ log, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 4 की पावर माइनस 16, इसकी वैल्यू माइनस 32 है, लिख दूं इसको मैं, देखो log ऑफ 4 की पावर माइनस 16 और बेस में है n, इसकी वैल्यू अगर है माइनस 32, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आलू भालू कालू, लगा दो, आलू इज इक्वल टू भालू की पावर कालू माइनस 32। सॉल्व करूंगा अगर मैं ऐसे, तो क्या मिल रहा है मेरे को, यहां पर मिल रहा है 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, माइनस 16 इज इक्वल टू n स्क्वायर की पावर भी माइनस 16, हटा दो, n स्क्वायर कितना आया 2 स्क्वायर के बराबर, n कितना आया देखो प्लस माइनस 2 के बराबर, पर क्या प्लस माइनस 2 आंसर है, लॉग का क्वाड्रेटिक का जब भी क्वेश्चन करोगे आंसर को वेरीफाई करके देखो। तो मेरे भाई लॉग में जो आप ये देख पा रहे हो, लॉग के अंदर कभी भी आप बेस नेगेटिव नहीं रखते, बेस की वैल्यू 1 नहीं रखते, तो n की वैल्यू -2 नहीं चलेगी, तो ओवरऑल n की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक आएगी, वो है n इज इक्वल टू 2 आंसर है। अगला है लॉग ऑफ 10 5, आर्गुमेंट में 10 5 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10 9 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10 13, भाई 65, आपको वैल्यू थोड़ी ना याद करनी है, 10 5 10 9 इनकी कोई वैल्यू याद नहीं रखनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इनके बीच में देखो 5, फिर है 9, फिर है 13, एक एपी दिखाई दे रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो जरूर 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 इसमें एक टर्म लाई कर रही है जिसकी वैल्यू है log ऑफ 1045 एंड योर बेस इज 10। log 1045, 1045 कितना होता है, 1045 1 होता है, और log 1 आ गया, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो इसका मतलब है इस पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाली टर्म्स में बीच में कहीं 0 आ रहा है, और भाई अगर बीच में कहीं 0 आ रहा है और उससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉन जीरो टर्म्स को या नॉन नेगेटिव नॉन वेल डिफाइंड टर्म्स को, ठीक है ना, वेल डिफाइंड टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, ओवरऑल आंसर 0, ठीक है ना, ओवरऑल आंसर 0। इसके बाद है ये सेम वही चीज है, आलू भालू कालू, लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो ध्यान से समझा जाए, आलू क्या है आपका पूरा ये वाला पोर्शन, ये आपके आर्गुमेंट की वैल्यू है ऐसा, तो वही क्या हो गया log ऑफ x बेस 2, यहां है बेस 3, इस पूरे की वैल्यू कितनी बन गई 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 यानी कि 1। फिर से वही आपकी बार ये आपका आर्ग्यूमेंट है, तो क्या मिला log ऑफ x बेस 2 की वैल्यू 3 की पावर 1, फिर दोबारा से आपका ये आर्ग्यूमेंट हो गया आपकी बात, तो x की वैल्यू 2 की पावर 3 यानी कि 8 आंसर है, हो गया खत्म। नेक्स्ट 7 की पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब log का बेस और यहां पर गिवन टर्म का बेस सेम हो तो आंसर सिर्फ आर्ग्यूमेंट बचता है log का, तो ये क्या बच गया, ये वाली चीज केवल x रह गई, तो x प्लस
2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3। तो क्या कह दोगे एक्स की वैल्यू -3 आंसर मुंह फाड़ के? ना जी ना, समझें प्रश्न को। x इक्वल टू -3 अगर रख दिया तो लॉग के अंदर रखने पर तो भाई यहां पर गलत हो जाएगा, डोमेन के अंदर नहीं है। तो x की वैल्यू -3 जो आ रही थी, आप कहोगे कोई आंसर नहीं है इसका। तो देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं जरा। पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल ऐसे आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर होती है ना, पोलिनोमियल्स। जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाते हो आप, an-1x प्लस an, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही एक ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन, इक्वल लगा दूंगा तो वो इक्वेशन बन जाती है ऊपर वाली, जिसमें जो ऐसी हो ax² प्लस bx प्लस c हो। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ढिंडोरा पीट पीट के ये बात ना कह दूं ना कि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। बताना पड़ेगा a 0 नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c लिख रहा हूं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक ही रही होगी। हो सकता है a 0 रहा हो, लीनियर बन गई, हो सकता है b भी 0 रहा हो, कांस्टेंट बन गया, राइट। चलिए, तो इसके बारे में आपको मेथड्स पता होने चाहिए इवेल्युएट करने के रूट्स को। कुछ लोग फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, आप कर सकते हो, जो चाहे आप यूज करें, फैक्टराइजेशन करें, आपको क्वाड्रेटिक मेथड यूज करना है वो करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आप करें। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आप जानते हो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, है ना, ये होती है। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दें हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, आप 2D में अगर देखेंगे तो दो लाइनें तीन काम कर सकती हैं। हो सकता है उनका एक जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, हो सकता है वो दोनों पैरेलल हों, और हो सकता है कोइंसाइड करें, एक दूसरे के ऊपर ही लाई करें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो, जो आपके पास ये यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, पहला केस, ये कब मिलेगा? जब आपके कोफिशिएंट से पता चल सकता है आपको a1/a2 इक्वल ना आए b1/b2, स्लोप्स बराबर नहीं हुए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं ना कहीं तो जा करके एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये पहला केस आपका, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसको कह देंगे। दूसरा है, ये आपका पैरेलल हो गई, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन। पैरेलल कब हो जाएंगी जी? जब रेशोज बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और साथ के साथ बराबर भी हो जाए c1/c2 के। कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, लाइनें दोनों पैरेलल चली गई, राइट, ओके। नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू आए, राइट, लाइन तो पैरेलल चली गई, बट लास्ट वाले कोफिशिएंट्स बराबर नहीं आए। लेकिन अगर आपका a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2, और ये भी बराबर आ जाए c1/c2 के, सारे रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, तो वहां पर क्या होगा? कोइंसाइड करेंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बराबर हो जाएं, कोइंसाइड कर गई। अगर लास्ट वाले बराबर नहीं हुए, कांस्टेंट टर्म जो एब्सोल्यूट टर्म्स है वो बराबर नहीं हुई, तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दोनों लाइनें पैरेलल चली गई, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है जी। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप इस पर। पहला क्वेश्चन कहता है fx इक्वल टू x-1, x-2, x-3, x-4 है। अल्फा दे रखा है f(3/2), बीटा दे रखा है f(5/2), गामा दे रखा है f(7/2). तो भाई आपको अल्फा, बीटा, गामा इन सब के साइन के बारे में बताना है ना। देखें जरा क्या क्या आता है। अल्फा कैसा है, मुझे कोई मतलब नहीं है अल्फा की वैल्यू क्या है, मैं सिर्फ साइन देखना चाहता हूं। तो अल्फा की वैल्यू है जब x की जगह आप 3/2 रखोगे, रख दो जी, इसमें 3/2 रखो। देखो, जैसे यहां 3/2 रखोगे, x-1 3/2 यानी कि 1.5 रखोगे तो x-1 पॉजिटिव देगा। दूसरा फैक्टर x-2 जब 1.5 रखोगे तो नेगेटिव देगा, x-3 नेगेटिव देगा, x-4 नेगेटिव देगा। ओवरऑल आंसर कितना मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये देखना है बस आपको। बीटा की वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5 रखो, इसमें चार फैक्टर है, चारों में पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखो, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ओवरऑल देख लेंगे।
पहला वाला 2.5 रखने पर x-1 पॉजिटिव देगा, x-2 पॉजिटिव देगा 2.5 रखने पर भी, और x-3 नेगेटिव, x-4 नेगेटिव। ओवरऑल कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। गामा की वैल्यू 7/2 है ना, ये 7/2 रख दी हमने। पहला पॉजिटिव x-1, x-2 पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव, x-4 नेगेटिव, क्योंकि 3.5 है वो, राइट, 3.5, तो कितना मिला? ओवरऑल नेगेटिव मिला। अब जरा ऑप्शंस पर आ जाएं। क्या अल्फा बीटा का साइन सेम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, पहला गलत। बीटा गामा का सेम साइन है? बीटा गामा का बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल गलत। अल्फा गामा का सेम साइन है? हाँ जी है। और साथ के साथ है कि अल्फा बीटा और बीटा गामा का सेम साइन है। करना जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बीटा गामा नेगेटिव आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट सॉल्यूशन, यहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना। पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के क्या होंगे पॉजिटिव रूट इसके, है ना। इसका पॉजिटिव रूट क्या होगा? तो देखो थोड़ी देर के लिए ना एक्स स्क्वायर को t मान लो, आसान होगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है आपको? तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिल गया। t की दो वैल्यू मिली, एक तो 2 है और एक t की वैल्यू 1 है। t क्या था जी? -2 है। t क्या था? एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर तुम्हारा कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या हो गया? ये रिजेक्ट कर दिया, ये आंसर रिजेक्ट कर दिया। हाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है इस वाली वैल्यू से। तो एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? पॉजिटिव रूट बताओ, इसका क्या होगा? तो पॉजिटिव रूट 1 होगा। 4 में से 2 इमेजिनरी थे, 2 रियल थे, पर आपको पॉजिटिव चाहिए था। नेक्स्ट, ए की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दे रखा है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रेशोज का जो प्रोपोर्शन है वो सब बराबर आ जाए। तो 10/a इक्वल आ जाए 13/32.5 और ये भी इक्वल आ जाए 6/15 के। तो आप पाएंगे कि पहले और लास्ट वाले को ले लेते हैं क्योंकि इक्वल होने ही होने, वो तो है भी ये 10/a, और इन सभी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहां पर भी कितना मिल रहा है? 2/5, और ये भी आपको कितना मिल रहा है? 2/5। कर दो जी सॉल्व, है ना, कर दो जी सॉल्व। कितना आ गया आपके पास? ये आपके पास बन गया a इज इक्वल टू, यहां से मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a इज इक्वल टू 25, वो ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट है रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप ये खुद से करें, कैसे करना है मैं आपको हिंट दे देता हूं। द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन का रूट कैसा होगा? 4 की पावर x माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128। क्यों ना 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान लूं, जैसा आपको बताया था। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ना वो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 बन गई। अब तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही जैसा आपको करा रखा है। t की वैल्यू निकालो, t की जगह 2 की पावर x रखो, x निकालो, ये आप खुद से करें, राइट। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है कि आपके पास अगर मैं कुछ टर्म्स दूं ना तो आप उन्हें ये बता पाए कि ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। भले ही उनमें आप ये बता पाए या ना बता पाए कि अगली टर्म क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए ये बात कि अगली क्या होगी। यानी कि सीक्वेंस में देता हूं फॉर एग्जांपल 2 - 1 पाई √6 एंड सो ऑन। आप बता सकते हो अगली टर्म क्या होगी, यहां पर ये टर्म क्या होगी नहीं बता सकते, लेकिन ये सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है भाई? जब मैं ये डिफाइन कर दूं ना कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, बस काफी है इतना कहना। उनको पोजीशंस आपने डिफाइन कर दी नंबर्स को, राइट। तो उसे आप सीक्वेंस कहते हैं कि वो सीक्वेंस से लग गए हैं। पैटर्न अगर मिल जाता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। पैटर्न ऊपर मिला नहीं मिला सीक्वेंस तो है, लेकिन अगर एक रेगुलर पैटर्न मिल जाता है तो उसे आप प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। एपी क्या होती है? इसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी का होता है ना। अगली टर्म कैसे मिलती है? पिछली में कुछ फिक्स नंबर जोड़ने पर। जनरल टर्म आप जानते हो ए एन से जो डिनोट की जाती है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात की जाए तो किसी एपी की एन टर्म्स का सम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मिल जाता है आपको। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, अगर एपी में आपको 3 टर्म सिलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे आप? एक तो होगी आपकी a माइनस डी, एक होगी आपकी a और एक होगी आपकी a प्लस डी। ऐसे करें, इससे फायदा होगा, इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, राइट। दिखाऊंगा मैं आपको इक्वेशन भी।
जीपी क्या होती है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें अगली टर्म आप बता पाएंगे। कैसे? क्योंकि अगली टर्म पिछली टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पर मिलती है, और वो फिक्स नंबर जो मल्टीप्लाई किया जाता है बार बार कॉमन रेशियो कहलाता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हो जी आप? जीपी की जनरल टर्म a इंटू आर की पावर n-1 से रिप्रेजेंट करी जाती है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, एन टर्म जीपी की कैसे बताते हो आप? एस एन से जो डिनोट करते हैं वो होता है आपका a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और इनफाइनाइट टर्म्स हो और कॉमन रेशियो मॉड लेस देन 1 हो तो आप 1a अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। लेकिन ये कब लगता है? जब मॉड आर लेस देन 1 हो, ये याद रखें, ये सिर्फ तब लगेगा वरना नहीं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किसी जीपी की कैसे करोगे? जैसे एपी में किया था ना, पिछली वाली टर्म के हिसाब से कर रहे थे, यहां पर भी सेम ए अपॉन आर, ए और ए आर करेंगे। ये याद रखें, आप समझ लें इन बातों को। सीरीज क्या होती है? जो आपको ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है ना, उसकी टर्म्स को जोड़ते चले जाओ। सीरीज कैसे? एस एन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो समेशन टी एन से, मतलब आपने टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 लेकर के टर्म एन तक सारी टर्म जोड़ दी, समेशन कर दिया, उनका सीरीज मिल गई। तो ये अगर कभी कभी आप बता पाते हैं कि सीरीज की जनरल टर्म डायरेक्टली कौन सी है, कई बार मेहनत करनी पड़ जाती है, राइट। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी और जीपी के बारे में, तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। इफ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी की 3 टर्म्स को सम करोगे तो -3 मिल रहा है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 8, तो एपी की टर्म्स क्या होंगी? तो देखो, जब एपी में टर्म सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या रही थी हमारी, याद हो तो a माइनस डी पहली टर्म होगी, a दूसरी टर्म होगी, a प्लस डी तीसरी टर्म होगी। इनको जोड़ने पर -3 मिल रहा है। भाई साहब, यही तो फायदा है इसका, आप जोड़ें भाई, इनको जोड़ दो तो आपको डायरेक्टली दिख गया तीनों टर्म्स को जोड़। जैसे ही मैंने जोड़ने की कोशिश करी, मुझे यहां से डी कैंसिल होते हुए दिख गए, और ए की वैल्यू -1 कितनी आसानी से मिल गई। यानी कि एक टर्म डायरेक्ट पता चल जाती है अगर आप ये मेथड लगाते हैं तो। गलत नहीं होता तब भी अगर आप एक टर्म पहली ए, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d लेते तो, बट बेस्ट है, अप्रोच ही तो संभालनी है हमें, और करना क्या, टाइम तभी तो बचेगा। सेकंड से आप d बता पाएंगे क्या? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 8, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके सम करा है, वो 8 के बराबर है। तो भाई a-1 रख दो, कितना मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा d-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां से -1 माइनस डी का होल स्क्वायर, मैं उसे d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई बुराई थोड़ी है, इज इक्वल टू 8। आप सॉल्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा करके आप इसे सॉल्व करें, तो डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 8 आ रहा है। यहां से 2d से 2d मैंने उड़ा दिया, कितना बचा? दूसरी तरफ 1 2 3 चला गया 5, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपको कॉमन रेशियो मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, कितना? 5/2 का स्क्वायर रूट विद ए पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होने दो, दोनों चलेगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, आपके पास पूरी की पूरी एपी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो इस पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या कहता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5। भाई देख पा रहे हो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 2 3, सेकेंड टर्म 2 3 4, थर्ड टर्म 3 4 5। अगर आपको जनरल टर्म मिल जाती है तो आप टर्म्स का सम तो बता ही पाते हो, पीछे बताया था। एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आर, जहां पर आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक लेते चले जाना। जनरल टर्म इसमें दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। देखो 1 2 3 पहली टर्म है, 2 3 4 दूसरी टर्म है, 3 4 5 तीसरी टर्म है। भाई अगर मैं 50th टर्म कहूं 50वीं तो क्या होगा? 50 51 52 है ना। तो rth टर्म कहूं तो क्या मिलेगा? r प्लस 1 r प्लस 2 दिख गया होगा। ये जनरल टर्म है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट किया मैंने, ये मिल गया r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 2 से करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर टी आर की वैल्यू कितनी बन गई आपकी? टी आर की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं, आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर, आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स बताना है, वो क्या होता है? समेशन लेना। समेशन लगा दो जी सबके सामने, समेशन लगा दो सबके सामने।
ये आपका क्या बन गया, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मूले आपको याद होते हैं, तो डायरेक्टली यहां पर पुट कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्या, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, समेशन r क्यूब, याद होगा आपको, ये याद कराया जाता था 11th क्लास में, आपने करा होगा ये। 3r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 2 टाइम्स r मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि n+1 अपॉन 2, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया, खत्म हो गया काम, राइट। चलिए, तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करें, सभी टॉपिक्स मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में, और एडंकल पर आप जाकर के विजिट कीजिए वेबसाइट, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस जाकर के पूछ सकते हैं, जहां पर आपको मिलता है सबसे बढ़िया कंटेंट IIT जैम, CSIR नेट और UGC नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।